All right. So in today's class, what we will see is how will your conductors, semiconductors, and insulators vary in their gap between the valence electrons, that means your valence band, and the conduction band. तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, प्लीज हैव अ लुक. Say this is my first subcell, or this is my first energy cell, and then this is my second energy cell. तो फर्स्ट एनर्जी सेल सेकेंड एनर्जी के सेल के बीच में गैप जो है वो काफी ज्यादा होता है, E2 माइनस E1, डेल्टा E काफी लार्ज है. बट द नेक्स्ट ऑर्बिटल द गैप विल बी वेरी लेस, एंड देन द गैप बिकम्स इवन लेसर, द गैप बिकम्स इवन लेसर, द गैप बिकम्स इवन लेसर. और उसके बाद फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो एनर्जी सेल्स है वो ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक ओवरलैप करने लगते हैं. ओके, सो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, सर ये जो लास्ट सेल जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा शेल है जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं, और ये वो एनर्जी शेल्स है जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर चुके हैं. तो जो ओवरलैप कर चुके हैं इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड. ओके, सी इज कंडक्शन, एंड जहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, द शेल इन विच योर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड. ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है जो आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन जोन. फॉरबिडन जोन. ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन जोन. तो याद रखिए, ये जो गैप है ये अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस कंडक्शन बैंड में जंप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. हाँ कि नहीं, बताइए. यस सर. द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. मतलब इसका मीनिंग है कि उतना ही डिफिकल्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. तो ध्यान से देखिए क्या होता है. यहां तक सबको समझ में आया कि क्या हो रहा है, सर? यस. In any given atom we have something called as the valence band, and then we have something called as the conduction band. If the electron can reach up to the valence band, that means it can reach up to the conduction band, that means the element is a very good conductor. If it can easily reach to the conduction band, then the electron can easily conduct, it can easily move, and hence the element becomes a good conductor. तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, depending upon the gap between the valence band and the conduction band, again we have divided our materials into three types. One is your conductor, and then we have insulator, and then we have semiconductor. Okay, so all the three types we are going to discuss now. तो ध्यान से देखिएगा. So you see, sir, if we are having our valence band, that is VB, and the conduction band, that is CB, and if they are both overlapping each other, okay, they are both
overlapping each other, then this particular material becomes a conductor. That means यहाँ पे आप लोगों का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई फॉरबिडन जोन नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा सा गैप नहीं है तुम्हारे वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर the both valence band and the conduction band are overlapping each other, then as the movement of electrons from the valence band to the conduction band becomes very easy, and hence these materials we will call them as nothing but are conductors. In the same way, अगर आपका valence band and आपका जो conduction band है इसके बीच में जो गैप है, जो फॉरबिडन जोन है, वो अगर बहुत लार्ज है, then electron cannot jump from your valence band to your conduction band even at higher temperatures. Even at higher temperatures, electron cannot jump, means वो एनर्जी जो हम लोग देते हैं हायर टेम्परेचर में भी, वो भी सफिशिएंट नहीं है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इसे जंप करवाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इवन एट हायर टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैनॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसको सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे सर, हम लोग इसको बोलेंगे इंसुलेटर। इसको हम लोग सिंपली बोल देंगे इंसुलेटर। तो इनडायरेक्टली अभी हमें क्या समझ में आया सर, if the valence band and the conduction band are overlapping each other, then we can call them as nothing but conductor. And if the gap is so large, the forbidden zone is so large that even at higher temperature the electron cannot jump, then we will call it as nothing but insulator. And there comes another case where, बोलो शुभम। सर इसमें ग्रेविटी का कोई रोल होता है सर? ग्रेविटी नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। The gravitational force of attraction on electron is 0.000000 करके आएगा, तो इसीलिए नहीं होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशन का कोई भी फोर्स मतलब नहीं होगा, वो पूरा पूरी नेग्लिजिबल होगा। आ रहा है समझ में? Yes sir. Now we will come to the third case where the energy gap between the valence band and the conduction band. Okay, ये say for example मेरा valence band है और ये मेरा conduction band है, इन दोनों के बीच में जो मेरा forbidden zone है ये intermediate है। This is not very very large nor it is overlapping with one another. In this case, अगर आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, अगर आप ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम योर वैलेंस बॉन्ड टू बैंड टू कंडक्शन बैंड। सच materials are called as nothing but your semiconductors. क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सो बहुत ही सिंपल सा चीज है सर। हाउ आर वी क्लासिफाइंग आर मटेरियल्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम लोगों ने दो अलग अलग इसका लॉजिक्स लिया। पहला लॉजिक हम लोगों ने लिया कंडक्टिविटी का वैल्यू के हिसाब से। भाई कंडक्टिविटी ओके अगर बहुत 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 हाई है, ओके अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ रेंज में है अगर, ओके तो हम लोग उसे सिंपली बोल दिए कंडक्टर। और अगर हमारा कंडक्टिविटी बहुत ही लो है,
एक्सट्रीमली लो है, 10 to the power of माइनस समथिंग के टर्म्स में है, तो उसे हम लोग इंसुलेटर्स बोल दिए। और उनके बीच में एक रेंज हम लोग लिए, उसमें अगर है तो हम लोग उसको बोल दिए सेमीकंडक्टर। तो यही सेम चीज को, द सेम थिंग इज अगेन बीइंग एक्सप्लेन्ड विद द लॉजिक ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, बहुत अच्छा बात है, वो हमारा कंडक्टर बन जाता है। दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप है कि इलेक्ट्रॉन इवन एट हायर वोल्टेजेस एंड इवन एट हायर टेम्परेचर्स भी जंप नहीं कर पा रहा है, देन उसको हम लोग सिंपली बोल देंगे राइट इंसुलेटर। नहीं, अगर उनके बीच में गैप जो है इंसुलेटिंग जो फॉरबिडन जोन है वो इंटरमीडिएट है, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन तो जंप नहीं कर पाएगा, बट जैसे ही आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप हाई टेम्परेचर्स में इस मटेरियल को रखेंगे, देन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करके जंप कर लेता है अपना हायर ऑर्बिट में, दैट मींस फ्रॉम वैलेंस बैंड वो कंडक्शन बैंड में जंप कर लेता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। आई होप सबको ये समझ में आ गया। यस सर। यस सर। Yes, sir. Now once that we have understood about these conductors, semiconductor and other things, now depending upon ये conductivity, depending upon their electrical conductivity, ये variation था। there is one more category जिसके अंडर हम लोग इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इनका बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, that is magnetic properties of our conductors। दैट मीन्स हमारे जितने भी सॉलिड्स हैं, उनका मटेरियल्स जितने भी हैं हमारा, इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर हम लोगों को, या डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक कैरेक्टर हम लोग मटेरियल्स को कौन कौन से क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। दे कैन बी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, दे कैन बी डायमैग्नेटिक, ये सब हम लोग पढ़े हैं, याद है आप लोगों को? यस सर। फेरोमैग्नेटिक भी एक है। वेरी गुड। दे कैन बी फेरोमैग्नेटिक, यहां तक हम लोग पढ़े हैं, इसके आगे का बताऊंगा, राइट। फोर्थ वन, दे कैन बी एंटी फेरोमैग्नेटिक, दे कैन बी फेर्री मैग्नेटिक। सो इतने सारे ओके अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स मींस सॉरी सॉलिड्स मिल सकते हैं। वो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक हो सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं, फेर्री मैग्नेटिक हो सकते हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ओके राइट। सो सर सबसे पहले आते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? कितने लोगों को याद है, कौन बताएगा मुझे? किसी को भी याद नहीं है? सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो वाला सर। they get slightly attracted towards magnetic field, वो तो ठीक है, but what is the condition for paramagnetism? So एक ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले होगा क्या होगा बेटा? सर, एक ही Very अनपेयर्ड good. इलेक्ट्रॉन। Very अनपेयर्ड good. इलेक्ट्रॉन। So the materials or the solids or the elements, okay, in which इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बच जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिना पेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स, से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मैंने ले लिया नाइट्रोजन, तो 1s2 2s2 2p3, तो एटॉमिक नाइट्रोजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है। बताइए कैसे? सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। So the materials which are having unpaired electrons in their electronic configuration can be classified under paramagnetic materials। और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का खासियत क्या है?
ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। ये किधर अट्रैक्ट होते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड याद रखिएगा, more the number of unpaired electrons, greater will be the paramagnetism। मतलब ये जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज्यादा इसका पैरामैग्नेटिज्म रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। These are those materials which have all paired up electrons, जिसके वजह से ये get slightly repelled by the external magnetic field। Okay, diamagnetic materials जो है ये थोड़ा सा slightly जो है रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड अप होते हैं। यहाँ पे कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? तो ध्यान से देखिए, क्या हम लोगों ने आयोनिक सॉलिड्स पढ़ते वक्त मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे कि नहीं? यस यस सर। सर। In case of metals, group of metals will come together, जिनको हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। इन ग्रुप Yes, ऑफ sir. मेटल्स के चारों तरफ क्या होता है सर? The sea of Sea of electrons. electron. Yes, the electrons will be rotating around themselves. Okay, इन पूरा ग्रुप के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं sea of electrons। तो इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से देखिए, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं दैट सर मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसके चारों तरफ कॉम्पस ले जाते हैं तो वो क्या करता है सर? डिफ्लेक्ट करता है। तो हमें पता है मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स शो मैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, तो ये ऑलवेज अट्रैक्ट होते हैं आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, मैं इन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में एक बार और पढ़ाऊंगा। ओके, बट फिलहाल आप लोगों का टेस्ट का टाइम हो रहा है, ठीक है? 8:25 को मैंने 8:30 को मैंने एक टेस्ट शेड्यूल किया है, वीकली टेस्ट जो होने वाला था आप लोगों का। दिस टेस्ट इज अगेन ऑफ 15 क्वेश्चंस। ओके, एंड इस बार मैंने 20 मिनट्स टाइम सेट किया है बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा आगे पीछे करने में 5 मिनट और चला जाता है। ओके, सो प्रीवियस वीक में मैंने जो भी पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट किया है। हर एक बंदा, मैंने पहले ही बोल दिया है, these marks may decide how much internal marks you may get in the final exam। तो बिकॉज ये हर एक एग्जाम का मार्क्स स्टोर होके रहता है, तो ध्यान से आप लोग देंगे। एग्जैक्ट 8:30 को एप्लीकेशन का टेस्ट वाले टैब में वो लाइव होगा एग्जाम, अभी लाइव नहीं हुआ होगा, एग्जैक्ट 8:30 को ओपन होगा एंड देन आप लोगों का एग्जैक्ट 20 मिनट्स बाद क्लोज हो जाएगा। एक्चुअल में टेस्ट 15 मिनट्स का ही है, 5 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा दिया है बिकॉज आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ने में और ओएमआरस को टिक करने में ये सब में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, राइट? तो ये करके आप लोग क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। ओके, और मैं उन मार्क्स को देखूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कल कौन कितना स्कोर किया, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होना चाहिए, और वो सब चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, राइट? तो फिलहाल और 4 मिनट बचा हुआ है। देखिए एग्जैक्ट 8:30 को जिन लोगों को नहीं दिखा रहा है, टेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो लोग क्या करेंगे? पूरा ऐप को एक बार क्लोज करेंगे
और फिर ऐप ओपन करेंगे, क्योंकि हम लोग 8:30 से पहले अगर लॉगिन करते हैं तो टेस्ट लोड नहीं होता है, 8:30 को लोड होता है। तो कभी कभी हम लोग 8:30 से पहले अगर टेस्ट वाले टैब में चले जाते हैं तो फिर टेस्ट दिखाएगा नहीं। तो तभी क्या करोगे, सिर्फ ऐप को पूरी बंद करोगे और उसके बाद फ्रेशली ऐप को ओपन करोगे, आप लोगों को टेस्ट दिखा देगा। और किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। No, sir. ध्यान से सोच समझ के हर एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे वहां पे। कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है सर ये तो इसके बारे में एग्जैक्टली आप नहीं बताए हैं, आप ये एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, मैंने बताया रहूंगा या फिर उसके बारे में कुछ डिटेल बताया रहूंगा या फिर कोई हिंट दिया रहूंगा उसके बारे में, तभी जाके मैंने उस क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो थोड़ा अच्छे से सोच के समझ के आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? 3 more minutes are left out, तो अच्छे से सब लोग आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं कि सब लोग कैसे स्कोर करते हैं देखने के लिए, ठीक है? चलिए, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, बट एट 8:30 2 more minutes एंड आपका टेस्ट ऑनलाइन रहेगा। चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर।